आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का कानून, कि जो वरासत की तकसीम होती है वो कैसे की जाती है, किसका कितना शेयर होता है। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में एक हदीस है जिसका मफ़हूम बयान करता चलूँगा कि अगर किसी ने वरासत का इल्म हासिल कर लिया तो ये जो कुल इल्म है उसका आप उसने सीख लिया। ये हदीस का मफ़हूम है। तो ये इतना एक टेक्निकल टॉपिक है और इतना एक वसी इल्म है कि जिसको जानना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हर एक को पता होनी चाहिए ताकि किसी का हिस्सा या किसी का हक ना मारा जाए। अब वरासत क्या होती है कि जब कोई आदमी मरता है तो वो अपने पीछे जो माल छोड़ के जाता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो उस मरने वाले की वरासत कहलाती है। वरासत जितने भी कानूनी और शरई वारसान होते हैं उनमें उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम की जाती है। अब अगर सूरत निसा की आयत नंबर 11-12 देखें तो उसमें वरासत के बारे में तमाम रूल्स बयान किए गए हैं। तो जो लीगल हेयर्स हैं उनमें से अगर कोई इस सूरत में अपने बाप की जायदाद में से या मरने वाले की जायदाद में से हिस्सा नहीं ले सकता कि अगर उसने अपने मोरिस को कत्ल कर दिया हो। जो वारिस है उसने अगर मोरिस को कत्ल कर दिया हो तो फिर वो उस जिसको उसने कत्ल किया है उसकी जायदाद में से वो हिस्सा नहीं ले सकता। या अगर कोई आदमी मरा है तो उसका कोई बेटा मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम छोड़ के किसी और दीन में दाखिल हो गया, तो फिर वो मरने वाले की जायदाद में हिस्सा नहीं ले सकेगा। अदरवाइज़ तमाम कानूनी वारसान को हिस्सा ज़रूर मिलेगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आकनामा है कि क्या अगर फ़र्ज़ किया किसी ने अपनी ज़िंदगी में किसी एक बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से आग कर दिया, उसने बाकायदा अखबार में इश्तिहार दे दिया, उसने आकनामा बनवा लिया स्टाम्प पेपर पर, उसको नोटरी पब्लिक उससे अटेस्ट करवा लिया, तो इस सूरत में भी जब मरने वाला मर जाता है उसकी प्रॉपर्टी जो बाकी बचती है तो वो जिसको उसने अपनी ज़िंदगी में आग किया था तो वो उस मरने वाले की जायदाद में से हिस्सा लेगा। अगर उसको हिस्सा नहीं देना था तो फिर अपनी ज़िंदगी में वो मरने वाला अपनी सारी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल है इमूवेबल है, वो अपने वारसान को चाहे वो गिफ्ट कर जाता या सरेंडर उसको अपने शेयर्स कर जाता या कोई रजिस्ट्री वगैरह करवाता, जिस सूरत में भी उसने ट्रांसफ़र करवानी थी करवा जाता। लेकिन जो प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं है, मरने वाले के नाम पर है, तो वो जिस बेटे को आग किया गया है तो वो भी उसमें हिस्सादार होगा और वो अपना हिस्सा लेगा। अब हिस्से किस तरह निकाले जाते हैं कि फ़र्ज़ किया मरने वाले का जो बाप है वो भी ज़िंदा है और माँ है वो भी ज़िंदा है, तो फिर उस सूरत में सबसे पहले जो वालिद और वालदा हैं उनका जो हिस्सा है वो 1/6 हिस्सा होता है। जो कुल प्रॉपर्टी होती है उसमें से छठा हिस्सा वालिद और वालदा का होता है। और अब इससे पहले एक और बात कि अगर कोई आदमी डेथ उसकी होती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी बाकी बचती है तो उसमें सबसे पहले उसकी जो तदफीन होती है उसका ख़र्चा निकाला जाता है। उसकी तदफीन का ख़र्चा निकाल के उसके बाद अगर उसके ज़िम्मा कोई कर्ज़ वाजिबुल अदा है, उसने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो वो कर्ज़ा अदा किया जाएगा। या अगर उसने बीवी का, मरने वाले ने अपनी बीवी का हक़ महर देना है तो वो हक़ महर भी निकाला जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसमें से देखा जाएगा कि अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की हुई है
कि इतनी प्रॉपर्टी मेरी फ़लाँ ट्रस्ट में दे दें, या इतनी मेरी प्रॉपर्टी फ़लाँ बच्चे को दे दें, या फ़लाँ गरीब है उसको इतने लाख रुपए दे दें। किसी भी तरह की अगर कोई वसीयत हुई है तो उस वसीयत पर अमल किया जाएगा। लेकिन जो वसीयत होती है उसके लिए कानून ये कहता है कि जो मरने वाला है वो अपनी कुल प्रॉपर्टी जो उसकी होती है उसका 1/3 हिस्सा उसकी हद तक वसीयत कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा कोई वसीयत की गई है तो जो लीगल वारसान हैं, लीगल हेयर्स हैं, तो वो आपस में अगर बाहमी रजामंदी से उसको दे देते हैं जिसके हक़ में वसीयत की गई है तो ठीक, अदरवाइज़ वो 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं होगी, वो बाकी सब वारसान में तकसीम होगी। अब ये जो प्रॉपर्टी बाकी बच गई, सबसे पहले तदफीन का ख़र्चा निकाला, उसके बाद कर्ज़ा अदा किया, हक महर अदा किया, वसीयत की गई थी तो वो पूरी की गई, तो जो बाकी प्रॉपर्टी बची है तो उसमें से पहले वालिदैन का हिस्सा 1/6 निकाला जाएगा। अगर वालिद और वालदा दोनों ज़िंदा हैं तो फिर एक का भी 1/6 हिस्सा होगा और दूसरे का भी 1/6 हिस्सा होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1/6 दोनों में डिवाइड किया जाए, नहीं, पहले वालिद को 1/6 दिया जाएगा और फिर वालदा को भी अलग से 1/6 हिस्सा दिया जाएगा। 1/6 का मतलब है कि अगर टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसके 6 हिस्से किए जाएँ तो छठा हिस्सा जो है वो वालिद को दिया जाएगा और फिर छठा हिस्सा वालदा को दिया जाएगा। उसके बाद अगर बीवी है, मरने वाले की बीवी है, तो उसकी प्रॉपर्टी का जो 1/8 हिस्सा होता है, कुल प्रॉपर्टी जो बाकी बच गई उसका 8वां हिस्सा बीवी को जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर बीवी एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं, तो उस सूरत में ऐसा नहीं होगा कि हर बीवी को 1/8 हिस्सा नहीं जाएगा, बल्कि जो कुल 1/8 हिस्सा है, अगर 2 बीवियाँ हैं तो वो उनमें आधा आधा तकसीम हो जाएगा। अगर 3 बीवियाँ हैं तो उसी 1/8 को ही तीनों में तकसीम करेंगे, या अगर 4 बीवियाँ हैं तो 1/8 है तो फिर 1/2 हिस्सा हर बीवी को जाएगा। तो बीवी के लिए ये है कि वो 1/8 हिस्सा सब बीवियों में तकसीम किया जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी बच गई उस प्रॉपर्टी में से बच्चे और बच्चियां, बेटे और बेटियां जो हैं उनके हिस्से निकाले जाएंगे। बेटे का हिस्सा होता है 2 हिस्से और बेटी 1 हिस्सा, मतलब कि जो बेटा होता है वो बेटी से 1 हिस्सा डबल लेता है। अगर बेटी का 1 हिस्सा है तो बेटे के 2 हिस्से निकलते हैं। अब जो बाकी प्रॉपर्टी बची तो उसमें उसको बेटियों और बेटों में इस शरह से तकसीम किया जाएगा कि बेटे को 2 हिस्से जाएंगे और बेटी को 1 हिस्सा जाएगा। अब यहाँ पर अक्सर सवाल किया जाता है कि बेटे को ज़्यादा क्यों मिलता है। तो अब चूँकि ये एक शरई चीज़ है और शरअ हमारी यही कहती है, कुरान पाक में भी ऐसे ही आया हुआ, तो हम इसको अपने तौर पर जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि जो एक कॉमन सेंस यही है कि चूँकि मर्द पर ज़्यादा फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती हैं, उसको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो मे बी इसी वजह से बेटे के लिए ज़्यादा हिस्सा किया गया हो। उसके अलावा बेटे ने, जो मर्द है, उसने अपनी बीवी का मेंटेनेंस, बच्चों का मेंटेनेंस वो भी पे करना होता है, हक महर भी देना होता है, घर के तमाम तर अखराजात होते हैं वो सारे बेटे की ही ज़िम्मेदारी होती हैं, तो मे भी इसी वजह से बेटे का हिस्सा ज़्यादा किया गया हो। अब अगर किसी आदमी का कोई बेटा नहीं है और सिर्फ एक बेटी है, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि बेटी का जो हिस्सा होगा वो जो मरने वाला है उसकी कुल प्रॉपर्टी जो बच गई थी, उसकी तदफीन, कर्ज़ा, हक महर, वसीयत वगैरह निकालने के बाद जो प्रॉपर्टी बच गई है, तो अगर उसकी सिर्फ एक बेटी है तो उस बाकी बच जाने वाली प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उस बेटी को मिलेगा। जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए बचे हैं, तो 1 लाख रुपए में से 50,000 बेटी का होगा और बाकी 50,000 जो है वो मरने वाले के वालिद को चला जाएगा। अब इसी तरह अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, बेटा नहीं है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं, तो उस सूरत में जो मरने वाला है उसकी प्रॉपर्टी अगर कुल 1 लाख रुपए है तो उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। 2 हिस्से बेटियों में तकसीम होंगे और 1 हिस्सा फिर जो मरने वाला है उसके वालिद को चला जाएगा। अब इसमें जो 2 हिस्से होंगे जो बाकी बेटियों में तकसीम होंगे, तो वो उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा। जितनी भी बेटियां हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं,
तो वो बराबर जितने भी आता है वो हिस्सा, तो वो बराबर बराबर सबको तकसीम हो जाएगा। इसके अलावा अगर बीवी फोत हुई तो बीवी की प्रॉपर्टी है तो उसमें से जो शोहर का हिस्सा होता है वो 1/4 हिस्सा होता है। अगर उसके बच्चे हैं तो, जो मरने वाली अगर औरत है तो उसके अगर बच्चे हैं तो फिर उस सूरत में शोहर का जो हिस्सा होगा वो 1/4 शोहर को मिलेगा। कि मतलब जो कुल प्रॉपर्टी बीवी की बच गई तो उसका जो चौथा हिस्सा है वो हस्बैंड को, खाविंद को मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर उस सूरत में जो शोहर होगा उसको बीवी के माल का आधा हिस्सा मिलेगा। अगर बच्चे नहीं हैं, जो औरत मरी है उसके बच्चे नहीं हैं, तो उस सूरत में जो खाविंद होगा उसको बीवी का जितना भी माल बाकी बचा है उसका आधा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह अगर शोहर की कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, तो उस सूरत में बीवी का हिस्सा फिर बढ़कर 1/4 हिस्सा हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बयान किया कि बीवी का हिस्सा 1/8 है, लेकिन अगर कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, तो उस सूरत में फिर जो बीवी का हिस्सा है वो 1/8 नहीं होगा बल्कि 1/4 हिस्सा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ अक्सर देखने में आती है कि अगर कोई मरने वाला सरकारी मुलाजिम था तो उसकी जो पेंशन होती है, उसके जो एरियर्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे जब मिलते हैं तो वो बेवा को दे दिए जाते हैं, जबकि ये पेंशन भी मरने वाले की विरासत ही है, ये उसकी विरासत ही शामिल होगी। तो ये इस सारी पर बेवा का हिस्सा या बेवा का हक नहीं है। बेवा का हक उसी तरीके से है कि अगर वो उसकी औलाद है तो 1/8 हिस्सा लेगी, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्सा लेगी, और बकिया जो उस पेंशन का हिस्सा है अगर वालिदैन हैं तो 1/6 के हिसाब से वो लेंगे, बेटा है तो 1/2 वो लेगा, इसी तरह बेटी है तो वो भी अपने शेयर लेगी। तो ये नहीं होगा कि बेवा को ही सारा उसका जो पेंशन है वो सारी दे दी जाए। इस पर एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, PLD 2017 पेज 360 है, ये लाहौर हाई कोर्ट की है। तो इसमें भी ये पेंशन को डिस्कस किया गया है कि जो पूरी पेंशन है इस पर बेवा का हक नहीं है, इस पर तमाम लीगल एयर्स जो ज़िंदा हैं तो उनका, उनके एज़ पर जो लॉ उनके जो शेयर्स हैं तो उसके हिसाब से उन सब का राइट है। इसी तरह अगर बैंक में कोई पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी किसी एक लीगल हेयर का हिस्सा वहाँ पर नहीं होगा, चाहे वो बेवा है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, तो सिर्फ उनका शेयर नहीं होगा बल्कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं, तो जिस तरह ये शेयर अभी मैंने बताए हैं तो इन शेयर के हिसाब से ही उनको हिस्सा मिलेगा, चाहे बैंक में जितने भी पैसे हैं। अब ये जो इब्तदाई हिस्से हैं, जो शेयर्स हैं लीगल हेयर्स के, वो मैंने डिस्कस किए हैं। वैसे तो ये बहुत मतलब एक टेक्निकल और लंबा और बहुत वसी ये लॉ है और इसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लेकिन उसको आगे फर्दर मैं पार्ट्स में इसको आगे डिस्क्राइब करता जाऊंगा। आगे शेयर किस तरह निकालते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कि किस लीगल एयर का कितना हिस्सा है, शरई हिस्सा कितना है। यहाँ पर एक और बात कि अक्सर लोग जो बेटियाँ होती हैं तो उनसे या तो सरेंडर डीड बनवा लेते हैं या उनसे कहते हैं कि ठीक है जी आप इससे दस्तबरदार हो जाएं, ये हिस्सा जो आपके मतलब आपके हिस्से में आ रहा है जितना भी माल, तो इसको छोड़ दें। तो अक्सर बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। तो जब एक चीज़ कुरान पाक में है और हदीस में इसके बारे में बार बार ताकीद की गई है, तो अपने जो आखिरत है उसको थोड़े से माल के लिए ख़राब ना करें। लिहाजा बेटियों को भी जो उनका राइट है वो ज़रूर दें। और समटाइम्स ऐसा किया जाता है कि जब विरासत तकसीम होती है तो उनको घर बैठा के जी ठीक है आप कह दें कि मैं ये हिस्सा नहीं लेती। जैसे अगर बैंक में पैसे हैं या पेंशन में हिस्सा आ गया, जो भी नकदी है या जिस तरह से भी है, तो ज़ुबानी उनको कह दिया जाता है ठीक है जी आप कह दें कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैं इसमें से हिस्सा नहीं लूँगी। तो ये तरीक़ाकार नहीं है। आप उसको प्रेशराइज़ करके ये ऐसा ना कहलवाएं, बल्कि अगर उसने छोड़ना हुआ आप उसका जो हिस्सा बनता है उसके हाथ में दे दें। उसके बावजूद अगर वो छोड़ना चाहे तो वो वापस कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको उस पैसे की झलक भी ना दिखाएं
और कह दें कि बस ठीक है जी इसने माफ़ कर दिया। तो ये कतन ऐसा नहीं है। कानून भी और शरअ भी यही कहती है कि आप बेटी को भी उसका हिस्सा दें। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है इस टॉपिक से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसके बारे में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी इमानिल्लाह।